देखो आज क्या देखेंगे, आज आपका पढ़ेंगे इसमें रॉकेट प्रोपल्सन, ठीक है ना, रॉकेट कैसे ऊपर जाता है। तो उससे पहले जो हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, थोड़ा सा बात करते हैं। मोमेंटम पता है ना सबको, क्या होता है मोमेंटम बालक? पीछे मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का कंबाइन इफेक्ट। तो हम जो देखेंगे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ पता है ना, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ से ये बात निकल के आती है कि F इक्वल टू क्या बोलते हैं, dp बाई डी टी। F इक्वल टू dp बाई डी टी ये बोलते हैं सेकेंड लॉ में। फोर्स इक्वल टू चेंजिंग मोमेंटम बाय टाइम। अब अगर अच्छा F कौन सा फोर्स होता है, सिस्टम पे लगने वाला। कौन सा फोर्स? बाहर से लगने वाला, बाहर से लगने वाला फोर्स। तो अगर F को जीरो कर देते हैं, F जीरो, देन हम बोल सकते हैं, अगर LHS जीरो कर दिया तो RHS भी जीरो होगा, यानी dp बाई dt भी क्या होगा, जीरो होगा। और किसी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? जब कांस्टेंट हो। अगर मैं dp बाई dt जीरो बोल रहा हूं, इसका मतलब p क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि सिंपल मैं बात करूं यहां पे कि मैं बोलूं p कांस्टेंट होगा कब, जब F जीरो होगा। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जीरो नहीं, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ठीक है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेंस कंजर्व। इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले जो बोर्ड पे लिखा है लिखो, फिर मैं लिखा रहा हूं, या लिखो इन द एब्सेंस ऑफ, लिखना, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of any external force, total linear momentum of the system, total linear momentum of the system remains conserved, total linear momentum of the system remains conserved। बात समझ में आ रही है? यानी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंट में लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो लिख लो पहले जो लिखा है बोर्ड पे, लिखिए। फोर्स के एब्सेंस में लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी सिस्टम पे अगर बाहर से फोर्स ना लगे तो क्या लिखे, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कंजर्व। ये लिखे ना, सिस्टम का इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कंजर्व। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। सिस्टम किसको बोलते हैं, जो आप लोग बोलते हो क्या सिस्टम हो गया, बोल सिस्टम, बड़ा समस्या है, सिस्टम हो गया नहीं। सिस्टम बोलते हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं वो सिस्टम है, उसके अलावा जितना बचा सब सराउंडिंग है। अगर मैं इस क्लासरूम की स्टडी करूं तो ये क्लासरूम इसका क्या है, सिस्टम है। इसका वॉल जो है ये सिस्टम को बाहरी दुनिया से क्या कर रहा है, अलग हो रहा है। तो इस क्लासरूम के अलावा जितनी दुनिया है पूरे बाहर की, आपका शहर, पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स, वो क्या है, सराउंडिंग। इसके अलावा जो बचता है, अगर मैं दुमका शहर की स्टडी करूं तो पूरा शहर ही क्या है, सिस्टम है। इस शहर का जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है उसके बाहर की दुनिया जो है वो क्या है, सराउंडिंग है। तो सिस्टम जिसकी स्टडी करते हैं वो क्या होता है, सिस्टम। तो ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम रिमेंस कंजर्व, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में। अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा कहां, जैसे कि इसका एग्जांपल बॉम्ब एक्सप्लोजन। बॉम्ब एक्सप्लोजन में क्या होता है, बॉम्ब क्यों फूटता है, उसका वजह होता है ऐसे। ये चीज डिटेल में हम देखेंगे कॉलिजन चैप्टर में, केवल अभी एग्जांपल में लिख दे रहा हूं। बॉम्ब एक्सप्लोजन में क्या होता है, क्यों बॉम्ब फटता है, दरअसल उसके क्या किया तो उसको बांधा जाता है टाइट। टाइट बांधने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। टाइट बांधने के लिए बॉम्ब को क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और वर्क करते हैं और उसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है, TNT वगैरह या जो भी मटेरियल होता है, वो मटेरियल ऐसा होता है जो हमारे वर्क को, हमारी एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। वही जब क्या होता है, एक्सप्लोड होता है तो बम क्या होता है, फटता है। किस कारण, हमने जो एनर्जी दिया था ना उसको बांधने के लिए जो वर्क किया था, इसलिए कई बार सुना बम बनाने के प्रोसेस में फट गया।
तो क्या होता है, इतना ज्यादा कंप्रेशन हो जाता है कि वो रिलीज हो जाता है। जस्ट लाइक आप सिंपल समझो स्प्रिंग का केस, अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, कंप्रेस करोगे फिर छोड़ोगे तो क्या होगा, फिर से रिगेन कर लेता है पोजीशन को। तो स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो एक क्या होगा, छोड़ेगा फिर झटका देगा, फोर्स लगेगा। इसी तरह से स्प्रिंग ऐसा चीज है जो हमारे वर्क को एब्जॉर्ब कर सकता है, हर मटेरियल हमारे वर्क को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जैसे रस्सी लो, रस्सी को कंप्रेस करके छोड़ो, जहां छोड़ोगे वहीं रुक जाएगा, लेकिन आप स्प्रिंग को कंप्रेस करो फिर से क्या करेगा, रिगेन करेगा। तो क्यों किया, क्योंकि हमने जब कंप्रेस किया तो स्प्रिंग ने हमारे वर्क को, हमारी एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, किस में, अपने मटेरियल में, और फिर वही रिलीज हुआ। लेकिन हर मटेरियल में वो टेंडेंसी नहीं है, रस्सी को अगर कंप्रेस करोगे तो वहीं रुक जाएगा, वो हमारे वर्क को, हमारी एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता। तो वैसा मटेरियल जो हमारी एनर्जी को स्टोर कर सके वो बम में यूज किया जाता है। तो जब हम वर्क करते हैं, टीएनटी वगैरह हमारी एनर्जी को स्टोर करता है, या और भी मटेरियल होते हैं, फिर एक्सप्लोजन के समय क्या होता है, वो रिलीज होता है। तो बेसिकली मेरा इतना कहने का मतलब है, जो एक्सप्लोजन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, इंटरनल फोर्सेस। चूंकि इंटरनल है, बाहर से नहीं लगाया जाता फोर्स, तो बाहर से हम नहीं लगा रहे हैं फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, ड्यू टू इंटरनल एनर्जी करंट एक्सप्लोड कर रहा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। तो वहां पे भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। बाकी डिटेल बात हम अभी नहीं करेंगे, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ने के बाद करेंगे, और कॉलिजन पढ़ लेंगे तब करेंगे। अभी केवल हल्का सा बताया। और एग्जाम्पल क्या है, कई है, मैं एक दो बता के चला जितना अभी मैं यूज करूंगा, बाकी आगे तो बहुत सारा देखेंगे, फिर से कॉलिजन चैप्टर में आएगा, वहां डिटेल बात करेंगे। एक रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट प्रोपल्सन मतलब रॉकेट का ऊपर जाना, और अभी जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम रॉकेट प्रोपल्सन ही पढ़ेंगे, और इसी के लिए मैंने आपको बताया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नहीं तो अभी कोई मतलब नहीं है, जब कॉलिजन पढ़ेंगे तब यूज करेंगे। तो हम जो देखेंगे रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, तो जरा बात समझो, ये एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो, और भी कई एग्जाम्पल आगे आएंगे। अभी हम देखेंगे डिटेल रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, क्या उसके पीछे फेनोमेनन है, क्या फंडा है, जरा ध्यान से समझना। तो टॉपिक देखेंगे इसमें रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट का ऊपर जाना, ठीक है। अब थोड़ा रॉकेट समझना, थोड़ा सा खतरनाक सा बनेगा, लेकिन जो बात है वो समझना। बन गया रॉकेट, थोड़ा खतरनाक बना ना, फिर कोई बात नहीं, मामला जो है वो समझेंगे। रॉकेट प्रोपल्सन, ठीक है, बराबर सही हो। देखो बन गया रॉकेट, हाँ ठीक, रॉकेट बन गया, इसको उड़ाते रहो। जो बात है उसको समझते हैं। देखो रॉकेट क्यों ऊपर जाता है उसकी बात करते हैं। अब देखिए जब रॉकेट लॉन्च होता है, कहीं देखना कि रॉकेट लॉन्च जब भी किया जाएगा तो रॉकेट एक तो कुछ हाइट पे रखा जाता है, और उसमें देखोगे बहुत ज्यादा धुआं दिखता है नीचे। वो धुआं क्या होता है, दरअसल फ्यूल की बर्निंग होती है। रॉकेट से क्या होता है, फ्यूल बाहर निकलता है। तो रॉकेट के अंदर जो फ्यूल भरा होता है वो बहुत तेज स्पीड से एग्जॉस्ट गैसेज होती है, वो बाहर निकलती है, जो धुएं के फॉर्म में दिखता है, और रॉकेट क्या होता है, ऊपर जाता है। वो उतना ज्यादा रहता है ना कि जब हाइट दिया जाता है ना, एक ऊंचाई पे रख के रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, देखोगे ऊंचाई पे रख के तो भी क्या होता है कि जमीन में गड्ढा सा हो जाता है। अगर जमीन के पास करेंगे तो बहुत बड़ा क्रेटर हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, इसलिए थोड़ा सा हाइट रखा जाता है, क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलती है। तो इसके पीछे फंडा क्या है, जरा समझना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो गैसेस बाहर से निकली, इसके अंदर से गैसेस निकल रही है, गैसेस बाहर निकली, ये कितना, तो u वेलोसिटी से मान लो गैसेस बाहर निकली। ये काफी ज्यादा वेलोसिटी होती है, मान लो कि से 1000 की स्पीड हो गई, या फिर आपका 500 हो गई। तो बहुत तेज स्पीड से क्या हुआ, फ्यूल बाहर निकला, ठीक है ना। तो 1000 मीटर पर सेकंड हो गई मान लो। तो इतना तेज स्पीड से फ्यूल बाहर निकला है, तो शुरुआत में रॉकेट क्या है, अपने लॉन्चिंग पैड पे क्या रेस्ट में, शुरू में रेस्ट में, शुरू में मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा। शुरू में मोमेंटम क्या होगा,
जीरो होगा, क्योंकि लॉन्चिंग पैड पे है, तो लॉन्चिंग पैड पे क्या है, रेस्ट में है। और मोमेंटम सिंपल क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो शुरू में वेलोसिटी क्या है, जीरो है, क्योंकि लॉन्चिंग पैड पे रॉकेट रेस्ट में है, तो मोमेंटम शुरू में क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, रॉकेट के ऊपर जाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होता, उसके अंदर का फ्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है ना। फ्यूल की बर्निंग की वजह से नीचे क्या होता है, झटका लगता है, फोर्स लगता है, उसी के रिएक्शन के कारण रॉकेट ऊपर जाता है। तो अब क्या है कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो इंटरनल है। ऐसा तो नहीं होता ना कि रॉकेट को ऊपर भेजना है, 10 20 200 400 लोग आए जाके धक्का दे दिए, ऐसा तो नहीं करते। या फिर रॉकेट को क्या किया कि किसी मशीन से ऐसे धक्का दे दिया, नहीं देते हैं। गैसेस बाहर निकलती है, उसका रिएक्शन में जाता है। तो रॉकेट के ऊपर जाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स हम बाहर से नहीं लगा रहे कि बाहर से आके धक्का दे रहे हैं। तो उसके लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इंटरनल फोर्स। इंटरनल मतलब रॉकेट के अंदर का फ्यूल का बर्निंग रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या है, जीरो है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या है, जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल जब लॉन्चिंग पैड पे था तो कितना था, जीरो। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए, जीरो। अब फ्यूल जो निकला है, समझना, बहुत तेज स्पीड से निकला है फ्यूल। तो अगर नीचे स्पीड है और जो गैस निकला उसका मास भी है, तो नीचे गैस का मास इंटू यू स्पीड से निकला, m इंटू यू है, तो नीचे तो मोमेंटम हो गया ना, मास इंटू वेलोसिटी। पर तो मैं बोल रहा हूं कि इनिशियल जीरो है तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर नीचे मोमेंटम हो गया तब नेट मोमेंटम जीरो कैसे होगा, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को मतलब किससे, डायरेक्शन से है। तो अगर मेरा नीचे लीनियर मोमेंटम कुछ ना कुछ मिला, क्योंकि गैस बाहर निकली है, उसकी मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए, यानी नेट मोमेंटम को जीरो करने के लिए उतना ही मोमेंटम ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जितना अपवर्ड होगा उतना ही डाउनवर्ड होगा, कैंसिल करके नेट जीरो कर देगा। तो फ्यूल का मास जितना निकला इनटू वेलोसिटी, मान लो इसका प्रोडक्ट से एग्जांपल दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं इतना आ रहा है, मान लो मास और वेलोसिटी ये आ रहा है 1000, तो इतना ही ऊपर होना चाहिए। अब एक सिंपल सा लॉजिक समझना, एक बात समझना, रॉकेट के अंदर क्या भरा होता है, रॉकेट का एक तो कंटेनर होता है और उसके अंदर क्या भरा होता है, फ्यूल। रॉकेट का टोटल मास क्या होता है, एक तो रॉकेट के कंटेनर का मास प्लस फ्यूल का मास। मान लो रॉकेट के कंटेनर का मास है 600 केजी, रॉकेट के कंटेनर का मास है 600 केजी और जो फ्यूल भरा है उसका मास है 400 केजी। तो लगातार क्या होता है, फ्यूल बर्न होता रहता है। फ्यूल बर्न होता जाएगा तो रॉकेट क्या हल्का होता जाएगा। मान लो टोटल 1000 केजी है, 600 रॉकेट का कंटेनर का मास, 400 फ्यूल, 100 केजी फ्यूल बर्न हो गया, कितना मास हो गया, 900। 200 केजी बर्न हो गया, 600 इंटू 200, 800, 800, 400 केजी पूरा बर्न हो गया, रॉकेट का मास 600। तो जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जाएगा रॉकेट हल्का होता जाएगा। तो मान लो से एग्जांपल 100 केजी फ्यूल निकला किसी स्पीड से, तो 100 केजी इंटू स्पीड। मैं एक एग्जांपल आसान सा दे रहा हूं केवल समझने के लिए, जरूरी नहीं कितना से निकला, मैं एक बात बता रहा हूं। मान लो कि एग्जांपल मैंने लिया, मान लो जो फ्यूल निकला वो 100 केजी निकला, ठीक है, और कितने स्पीड से निकला, मैं आसानी, बहुत ज्यादा स्पीड होता है, मैं समझाने के लिए डेटा ले रहा हूं। मान लो 10 से निकला, तो नीचे मोमेंटम क्या होगा, 100 इंटू 10 1000 होगा। नीचे मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, फ्यूल जिससे निकला 100 केजी, 10 की स्पीड से नीचे वेलोसिटी 1000 होगा, तो ऊपर भी वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 1000। अब ऊपर रॉकेट क्या है, जितना फ्यूल बर्न होता जाएगा रॉकेट हल्का होता जाएगा। मान लो 100 केजी बर्न हुआ, अब टोटल मास क्या है, 600 कंटेनर का मास, 300 फ्यूल का मास, तो मास क्या हो गया 900 इंटू वेलोसिटी। तो कुछ वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी के कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, शुरू का मोमेंटम बाद का उस वेलोसिटी से ऊपर चला जाएगा। अब एक बात समझते जाओ, जितना रॉकेट हल्का होता जाएगा, यहां मैं 200 करूंगा, मतलब 200 केजी, 100 केजी और फ्यूल निकल गया, तो ये क्या हो गया, मास बढ़ गया, तो 200 इंटू 10 2000 हो गया। तो इधर भी 2000 होने के लिए मास क्या हो चुका है, अब 200 निकला, मास 800, मास कम हो गया, तो वेलोसिटी को क्या होगा, बढ़ना पड़ेगा। फिर और फ्यूल बर्न हुआ, ये हो गया 300 इंटू 10, मान लो 3000, तो ये बढ़ चुका है आपका, ये घट चुका है, ये सब और घट गया है, तो वेलोसिटी और बढ़ जाएगा। तो जितना रॉकेट हल्का होता जाएगा वेलोसिटी उतना बढ़ता जाएगा। तो इसी मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए रॉकेट क्या जाता है, ऊपर जाता है। एग्जांपल समझे। तो अब इस चीज को लिखो, हेडिंग डालो रॉकेट प्रोपल्शन, पहले फंडा लिखो, लिखो सब कुछ लिखो, प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल से ऊपर जा रहा है लिखना। इनिशियल मोमेंटम ऑफ रॉकेट
initial momentum of rocket on its launching pad, initial momentum of rocket on its launching pad is 0, launching pad is 0, ठीक है, launching pad is 0, full stop. when it is fired, FIRED, when it is fired from launching pad, when it is fired from launching pad, exhaust gases fired from launching pad, exhaust gases, exhaust जो गैस निकलती है बाहर, exhaust gases rush downward, exhaust gases rush downward at a high speed, rush downward at a high speed, at a high speed, ठीक, high speed, and to conserve momentum, rocket moves upward, conserve momentum, rocket moves upward. तो समझ में आया रॉकेट ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है, बाद में जैसे गैसेस बाहर निकली तो चूंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम 0 है, बाद में जैसे गैसेस बाहर निकलेगी तो क्या होगा, बाद में जैसे गैसेस बाहर निकलेगी तो बाद में मोमेंटम 0 होना चाहिए, तो नीचे जितना मोमेंटम हुआ ऊपर भी क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, तो मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए रॉकेट क्या चला जाता है ऊपर। तो फंडा समझ में आया? अब देखो, अब मैं कुछ टर्म लिख रहा हूं, आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। एम यहां पे क्या है, या पहले एम नॉट कर लो, एम नॉट इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, इनिशियल मास का मतलब जब रॉकेट लॉन्चिंग पैड पे रखा हुआ है, जब फ्यूल बर्निंग नहीं हुई है, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट एम नॉट से लिखा, ठीक, इसको लिखा एम नॉट से। इस सिंबल का मतलब पता है सबको, जैसे किसी भी नंबर ए लिख के ऐसे 0 लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको ए नॉट पढ़ते हैं, NOT नॉट, नॉट का मतलब कुछ नहीं है, तो सिंबल है। तो एम नॉट इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, एम ये सब टर्म यूज करूंगा तो पहले लिख लेते हैं, मास ऑफ रॉकेट, किसी टाइम पे जब रॉकेट ऊपर जा रहा है, हमने मास देखा रॉकेट का कितना है, तो किसी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, मास ऑफ रॉकेट, ठीक है। कभी हमने घड़ी देखा, स्टॉप वॉच ऑन किया, कुछ देर बाद देखा कि मास कितना रॉकेट का, तो वो मेजर किया एट एनी टाइम टी, ठीक। एक होता है लिखा MR, ये है रेसिडुअल मास ऑफ रॉकेट। रेसिडुअल मास का मतलब होता है जब रॉकेट का पूरा फ्यूल बर्न हो चुका है, जैसे हमारे एग्जांपल में 600 + 400 लिखा था, तो 400 केजी फ्यूल पूरा बर्न हो गया है, तब जो रॉकेट का मास होगा उसको बोलते हैं रेसिडुअल मास, फ्यूल बर्न होने के बाद। तो MR लिखा है रेसिडुअल मास ऑफ रॉकेट, ठीक। U लिखा है वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, गैस जिस स्पीड से बाहर निकल रहा है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। V वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम, रॉकेट एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे, जिस समय हमने रॉकेट का मास नोट किया किसी टाइम टी पे, जब पूरा फ्यूल बर्न हुआ है तब नहीं, या स्टार्टिंग में, बीच में किसी जगह पे हमने रॉकेट का मास नोट किया टी टाइम पे, तभी M था, और उसी समय रॉकेट देखा कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो क्या था, V था। और एक टर्म यूज करेंगे dm/dt, dm/dt क्या है, मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या है, रॉकेट का मास किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज dm/dt, यानी dm/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोलते हैं, रेट, तो dm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट, ठीक, इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट, उसकी और क्या है, रेट ऑफ, अच्छा मास किस रेट से चेंज होगा, जिस रेट से फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल जितना बर्न होता जाएगा मास चेंज होता जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट इक्वल टू लिख सकते हैं रेट ऑफ, या इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन भी, रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, जिस रेट से फ्यूल कंज्यूम होता जाएगा, जलता जाएगा, बर्न होता जाएगा, उसी रेट से मास चेंज होता जाएगा। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको और बोल सकते हैं रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ एग्जॉस्ट गैस, जिस रेट से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलेगा उस रेट से ही क्या होगा, फ्यूल जो बर्न होगा वही एग्जॉस्ट गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा और रॉकेट का मास भी उसी रेट से चेंज होगा। तो रेट ऑफ, या फिर क्या बोल सकते हैं इजेक्शन ऑफ फ्यूल, सारे चीज एक ही बात है, इजेक्शन ऑफ फ्यूल, जिस रेट से फ्यूल बाहर निकलेगा वही फ्यूल कंज्यूम हो रहा है जो बाहर निकल रहा है और रॉकेट का मास भी उसी रेट से चेंज हो रहा है। तो ये सारे टर्म लिख लिए, ये सारे टर्म लिख लोगे ना तो एक एक करके बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, जरा बोर्ड पे फोकस करना, बाद में नोट कर लेना, कोई बात नहीं, पहले समझ लो। अब सबसे पहले हम फाइंड करें थ्रस्ट ऑफ रॉकेट, थ्रस्ट ऑफ रॉकेट। थ्रस्ट मुझे बता सकते हो कोई क्या होता है, थ्रस्ट पता है किसी को क्या होता है? हाँ, इनिशियल बूस्ट, इस केस में थ्रस्ट का मतलब फोर्स ही होता है, वैसा फोर्स जो किधर लगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे, जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे, यहां पे जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रॉकेट को इनिशियल बूस्ट दे रहा है, थ्रस्ट वो फोर्स है जो हम क्रिएट नहीं कर रहे, हम रिएक्शन नहीं दे सकते, हम एक्शन कर सकते हैं, हम फ्यूल को जला सकते हैं, हम रॉकेट के ऊपर नहीं भेज रहे हैं, हम फ्यूल को जला रहे हैं, फ्यूल बर्न होकर नीचे जा रहा है, उसी मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो जो रॉकेट ऊपर जा रहा है वो झटका जो है ऊपर की तरफ वो है थ्रस्ट, वो हम क्रिएट नहीं कर रहे, हम नीचे की तरफ फ्यूल बर्न कराने पे कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूल कितना बर्न हो, किस स्पीड से बाहर जाए, तो थ्रस्ट ऑफ रॉकेट। अब जरा बात समझना, हमने जब बताया था न्यूटन सेकेंड लॉ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ होता है क्या, F इक्वल टू dp बाई dt होता है ना, जरा समझना जो समझा रहा हूं। न्यूटन सेकेंड लॉ हमने बोला था, या पता है आपको, F इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt, ये होता है। हमने यहां से इसी से लेके क्या लिखा था, F इक्वल टू ma लिखा था, लेकिन जब F इक्वल टू ma डिराइव करा था, डिड्यूस किया था, उससे लाया था, तो हमने देखा था F इक्वल टू ma तभी वैलिड है जब मास क्या हो, कांस्टेंट हो, अदरवाइज F इक्वल टू ma नहीं बोल सकते, F इक्वल टू dp बाई dt बोलेंगे, वो तभी बोलेंगे जब मास कांस्टेंट हो। क्या रॉकेट के केस में मास कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि लगातार फ्यूल बर्न होता जा रहा है, रॉकेट का मास चेंज होता जा रहा है, तो यहां मास कांस्टेंट नहीं है, तो F इक्वल टू ma हम यूज नहीं कर सकते, फिर क्या यूज करेंगे, dp बाई dt कर सकते हैं। अब dp बाई dt में हमने बताया था जिसे p इक्वल टू क्या बोलते हैं, mv, मास इंटू वेलोसिटी बाई t। अब इसको जब डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, एक बार एक का डिफरेंशिएशन दूसरे कांस्टेंट मानते हैं बाहर, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये लिखते हैं m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। हम यहां तक लिख सकते हैं, यहां तक हमने कहीं मास को कांस्टेंट नहीं माना, यहां तक लिखना सही है, लेकिन इसके आगे अगर हम इसको जीरो करेंगे वो तभी कर सकते हैं जब मास कांस्टेंट होगा, तब ये टर्म जीरो होता था और dv बाई dt ये होता था, F इक्वल टू ma बोलते थे, लेकिन ये हम जीरो नहीं कर सकते क्योंकि मास कांस्टेंट नहीं है, तो हम पूरा का पूरा ये लिख के चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है पता है, यहाँ पे कांस्टेंट है जिस रेट से फ्यूल बाहर निकल रहा है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे जिस रेट से फ्यूल बाहर निकल रहा है u वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, तो यहाँ m ना कांस्टेंट होके क्या कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है। तो समझना, मैंने यहाँ पे u से लिखा है, इसको u लिखो v लिखो जिससे लिखो, मैंने यहाँ u लिखा तो चलो u ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है। अब जरा समझो, जिस रेट से फ्यूल बाहर निकल रहा है वो रेट कांस्टेंट है, वो स्पीड कांस्टेंट है, m नहीं है। अगर u कांस्टेंट है तो यहाँ ये वाला टर्म जीरो होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। चूंकि u कांस्टेंट है तो मेरा du बाई dt क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे dm बाई dt जीरो नहीं होगा क्योंकि रॉकेट के केस में मास वेरी कर रहा है, मास कांस्टेंट नहीं है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो f इक्वल टू क्या होगा, u dm बाई dt। तो यहां जो f यूज करेंगे हम, ना ही ma करेंगे ना ही वो पूरा करेंगे आपका u dm du बाई dt प्लस u dm बाई dt, हम यूज करेंगे u dm बाई dt। समझ में आया ये क्यों यूज करेंगे? ये मैं लिख रहा हूं थ्रस्ट, थ्रस्ट भी एक फोर्स है, बस ये नीचे के एक्शन का ऊपर रिएक्शन मिला, ऊपर की तरफ मिल रहा है, तो मैं लिखूंगा ये माइनस, सबको समझ में आ रहा है ये क्यों लिखा, माइनस u dm बाई dt। F इक्वल टू तो u dm बाई dt आया ना,
पर मैंने माइनस लिखा, क्यों? क्योंकि जो एग्जॉस्ट गैस है वो नीचे की तरफ जा रही है, जो फ्यूल बर्न हो रहा है ये यू नीचे की तरफ है और रॉकेट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ में। तो रॉकेट का जो थ्रस्ट है ये वेलोसिटी के उल्टा है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी के उल्टा है, तो एग्जॉस्ट वेलोसिटी डाउनवर्ड है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, यानी यू के अपोजिट एफ है ना, इसलिए यहां माइनस साइन लगा है। ठीक, यानी रॉकेट को ऊपर जाने के लिए इस नीचे वाले फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। नीचे जो यू डीएम बाई डी लग रहा है इसको ओवरकम करना होगा ऊपर की डायरेक्शन में, तभी इसको काउंटर करके ऊपर जा सकता है। तो ये तो लगेगा ऊपर की तरफ में, और कोई फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ में क्या, और कोई फोर्स? और वेट भी लगेगा रॉकेट का वेट भी नीचे की तरफ लग रहा है ना। एक तो फ्यूल रॉकेट को नीचे की तरफ खींच रहा है, प्लस रॉकेट का उस समय वेट भी नीचे लग रहा है, इन दोनों को ओवरकम करेगा थ्रस्ट, तभी रॉकेट ऊपर जा सकता है ना। तो एक तो ये तो नीचे लग ही रहा था, साथ में और क्या लगेगा, वेट भी लगेगा, यानी कि mg भी लगेगा। समझ में आ रही बात? u dm by dt फ्यूल जिससे निकला प्लस रॉकेट का वेट, इतने को ओवरकम करेगा तभी ऊपर जाएगा, और ऊपर चूंकि लगेगा, ये दोनों नीचे है तो अपवर्ड के लिए यहां क्या साइन यूज हुआ है, माइनस। तो बात समझ में आया? u dm by dt। अच्छा m क्या है, हमने बोला था इनिशियल m क्या है, मास ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम t। हमने किसी टाइम t पे देखा, उस समय जो मास है वो है m, तो हम उस समय जो मास है m है, तो उस समय जो वेट लगेगा क्या लगेगा, mg। पहले बोलो इतनी बातें समझ में आई? क्लियर है? ये लिख रहे हो तो लिख लो, नहीं लिखे हो तो लिख लो, और लिख चुके हो तो मैं जो लिखाऊंगा वो लिखो। इतना लिख चुके हो सबके, कुछ रह गया? ये सब लिख लीजिए जो बोर्ड पे लिखा सारा, तो लिखो हियर नेगेटिव साइन, यहां लिखो हियर नेगेटिव साइन, हियर नेगेटिव साइन indicates that thrust is in opposite direction, thrust is in opposite direction of escaping gas, opposite direction of escaping, escaping गैस जो escape हो रहा है, निकल रहा है, जो escaping, thrust is in the opposite direction of escaping gas, जो गैस escape हो रहा है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट है escaping गैस। ठीक है ना, गैस जो escape हो रहा है। बात समझ में आई? साइड में ये भी लिख ली हो ना, समझने के लिए जरूरी है, अभी तो ध्यान है चूंकि बता रहा हूं, बाद में देखोगे तो लगेगा नई दुनिया क्या चल रहा है जीवन में, इसलिए इसको भी लिख लेना चाहिए। क्लियर है? अब एक बात समझो, रॉकेट जो ऊपर जाता है ना, उसके लिए जो स्पीड होती है, तुम्हारी जो गैस एग्जॉस्ट बाहर निकलती है वो बहुत ज्यादा स्पीड होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि उसके सामने वेट कुछ नहीं है, वेट को इजिली ओवरकम करके ऊपर चला जाता है। तो ये वाली स्पीड बहुत ज्यादा होती है, यू बहुत ज्यादा है, तो यू बहुत ज्यादा स्पीड से एक्शन मिलता है तभी रिएक्शन बहुत ज्यादा मिलेगा। तो बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे की तरफ मोमेंटम मिलता है, उसी को कंजर्व कराने के लिए ऊपर मोमेंटम मिलके रॉकेट क्या होता है, ऊपर जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कराने के लिए। तो प्रैक्टिकली देखोगे ना तो ये बहुत ज्यादा है। अगर ये बहुत ज्यादा u है तो u dm by dt की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो कंपेयर टू mg ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो mg को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तब तक नेग्लेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में नहीं कहा जाए। क्वेश्चन में अगर नेग्लेक्ट करने को नहीं कहा जाएगा तो हम पूरा ही यूज करेंगे, तभी कहेंगे जब क्वेश्चन में बोला गया कि नेग्लेक्ट करो। इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, चूंकि ये बहुत ज्यादा होता है, अगर नेग्लेक्ट करने को कहा गया क्वेश्चन में तब, नहीं तो फिर पूरा का पूरा रिलेशन है ही हमारे पास। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट करेंगे तो F इक्वल टू क्या बोलेंगे, mg नेग्लेक्ट हो जाएगा माइनस u dm by dt, ऐसे पूरा फॉर्मूला है mg। पहले बताओ ये क्लियर है? अब देखो एक एक करके बाकी चीजें निकालेंगे। अब पता करते हैं, फोर्स निकल गया यानी थ्रस्ट निकल गया, अब पता करते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सिंपली क्या होता है, a इक्वल टू एफ बाई एम, उस समय जिस समय देख रहे हैं t टाइम पे तभी मास क्या था, m था, तो a इक्वल टू क्या बोलेंगे, f बाई एम। a निकल चुका है, f निकल चुका है, इसको m से डिवाइड कर देंगे, इसको m से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जरा बताओगे, माइनस u बाई एम, माइनस को बाहर भी लिख सकते हो या ऐसे जैसे लिखना है, u बाई एम दोनों m से डिवाइड हो जाएगा, dm बाई dt, और ये भी m से डिवाइड हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दे, माइनस mg बाई एम, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा
जी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, m से m गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा माइनस u बाय एम dm बाई dt माइनस जी। बात समझ में आ रही है? सिंपल m से डिवाइड कर लिया, f इक्वल टू एम है तो a इक्वल टू f बाय एम। तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आया। यहां पे भी अगर ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट करने को कहा जाएगा तो हम g को नेग्लेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा होता है, वेलोसिटी u काफी ज्यादा है। तो अगर बोला जाए इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड तो कर देंगे, नहीं कहा जाए तो नहीं करेंगे। तो यहां पे भी फिर एक्सेलरेशन अब देख रहा हूं, इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, अगर ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट करेंगे तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे, ठीक, ये लिखेंगे माइनस u बाय एम dm बाई dt। पहले बताओ ये क्लियर है? तो सेकेंड हो गया, थर्ड, ठीक। अच्छा, u से निकला रॉकेट t टाइम पे जिस वेलोसिटी जा रहा है v से, तो ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ क्या है, v, ठीक। अब पता कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। देखो हमको फोर्स पता था, हमने एक्सेलरेशन निकाला, अब एक्सेलरेशन पता है, हमको वेलोसिटी निकालना है। तो काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हो कि एक्सेलरेशन पता हो तो वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है। अब एक्सेलरेशन कितना है, वो है, अच्छा एक्सेलरेशन में क्या टर्म है, टाइम का टर्म है। तो हम एक्सेलरेशन को ये लिख सकते हैं dv बाई dt, t टाइम पे वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt, और इक्वल टू क्या है, ये है एक्सेलरेशन, जरा बताओगे, माइनस u बाय एम dm बाई dt माइनस जी, ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यही है। तो मुझे v निकालना है, तो एक काम करें, dv, dt को उधर भेज देते हैं, dt को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस u बाय एम dm बाई dt इंटू dt माइनस जी इंटू dt, dt को इधर भेज दिया तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो dt dt एक तरह से चला जाएगा, dt dt चला गया। तो अगर मुझे v पता करना है तो मैं एक काम करूं, किसी टाइम पे v पता करना है तो इंटीग्रेट कर देता हूं dv। काइनेमेटिक्स में देखें, इसमें dt dt कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, जरा बताओगे, u कांस्टेंट बाहर किया, u कांस्टेंट बाहर किया, क्या बचेगा, dt dt चला जाएगा, क्या बचेगा, dm बाय एम, ठीक। और यहां क्या बचेगा, gb कांस्टेंट है, g dt मुझे पता करना है, इंटीग्रेट दोनों साइड कर दिया, सिंपली क्या किया, dt dt कैंसिल, ये टर्म है, ये टर्म है, मुझे v पता करना है, मैंने इधर इंटीग्रेट किया, इधर भी दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां u कांस्टेंट बाहर किया, इस वाले में क्या होगा, g कांस्टेंट बाहर किया। अब जरा लिमिट पे ध्यान देना, शुरू में वेलोसिटी कितना थी, 0 थी, जब लॉन्चिंग पैड पे रॉकेट था। किसी टाइम t पे वेलोसिटी हमने कितना बोला था, v, किसी टाइम t पे लिखाया हुआ था v। यहां पे वेरिएबल कौन है, जिसके साथ d लगा होता है वो वेरिएबल है, कौन वेरिएबल है, मास, dm। मास शुरू में कितना था, लिखाया था ना, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट कितना, m0। तो जब वेलोसिटी 0 थी, लॉन्चिंग पैड पे था रॉकेट, तब मास क्या था, m0। जब वेलोसिटी v हो गई, कब हो गई थी, t टाइम पे, उस समय मास हमने लिखाया था, देखो m लिखाया था, t टाइम पे मास क्या है, m। यहां वेरिएबल कौन है, t, d किसके साथ है, t के साथ, तो टाइम वेरिएबल। शुरू में टाइम क्या था, जब देखना शुरू किया 0, और उसके बाद वेलोसिटी v हो गया किस टाइम पे, t, तो 0 से t लिमिट हो जाएगा। पहले बोलो, क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इधर लिख चुके हो ना, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे सिंपली, तो देखते हैं क्या है। तो ये सारे फॉर्मूले कैसे आए जरूरी है, उसके बाद फॉर्मूला ध्यान भी रखना होगा। अब इंटीग्रेशन पता है, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v होता है, dx का x, dy का y, dv का v, तो 0 से v क्या होगा, v ही होगा, चलो फिर भी लिख लिया, माइनस u 1/x dx। इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, 1/x dx, ये इसी फॉर्म में x की जगह पे m लिखा है, 1/x dx log x होता है, इंटीग्रेशन बताया है ना, इंटीग्रेशन, हाँ 1/x dx, ये log s, ln बेस भी लिख सकते हो या e बेस जो भी, तो ln किसको लिखते हैं, log बेस e को। तो यहां 1/m dm क्या लिखेंगे, log m, log m। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट है m0 से m तक, माइनस जी, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t,
कहां से कहां तक, 0 से t तक, ठीक है। अब एक बार अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट 0, ठीक है, माइनस u लॉग, एक बार अपर लिमिट क्या लिखेंगे, m माइनस लोअर लिमिट क्या है, m नॉट, लॉग m माइनस m नॉट लिखेंगे। उसके बाद इधर भी लिमिट लगाओगे माइनस g, एक बार अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, ये होगा। तो यहां से v इक्वल टू लिखेंगे ln मतलब लॉग बेस e बेस को ln भी लिखते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में ज्यादातर e बेस यूज करते हैं, केमिस्ट्री में tan बेस ज्यादा यूज करते हैं। तो u log a माइनस b का फॉर्मूला बताया है, log a माइनस log b, log a बाई b, log a माइनस log b, इसका फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल टूल्स में बताया हुआ है सब, log a माइनस log b, ये होता है log a बाई b, log a बाई b। तो log m माइनस m नॉट क्या लिखेंगे, log m बाय m नॉट, ठीक, माइनस जी टी माइनस 0 क्या हो गया, जी टी। ये किसका फॉर्मूला आया, ये आया वेलोसिटी, वेलोसिटी रॉकेट का कब, एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी रॉकेट की क्या फॉर्मूला आया, ये आया। ये क्लियर है, 3 फॉर्मूला हो गया। चौथा एक फॉर्मूला इसमें और देखेंगे, इसको बोलते हैं बर्न आउट स्पीड, BURNT, बर्न आउट स्पीड। बर्न आउट स्पीड वो स्पीड बोलते हैं जब रॉकेट का पूरा फ्यूल बर्न हो चुका है। तो रॉकेट का जब पूरा फ्यूल बर्न हो चुकेगा, ध्यान से समझना, जब रॉकेट का पूरा फ्यूल बर्न हो चुका होगा तो रॉकेट सबसे हल्का हो चुका होगा, और रॉकेट जब सबसे हल्का हो चुका होगा तो रॉकेट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो सबसे हल्का हो गया, तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा, तो बर्न आउट स्पीड को हम लिखे VB से, और यही वेलोसिटी रॉकेट की क्या होती है, मैक्सिमम, तो इसको लिखा Vmax है, जब पूरा फ्यूल बर्न हो चुका होता है, रॉकेट सबसे हल्का हो जाता है। अब याद करो, जब हम पूरे फ्यूल बर्न के लिए करेंगे, जरा ध्यान देना, यहां पे ये 0 है, पूरा फ्यूल बर्न हुआ तो यहां पे वेलोसिटी क्या लिखा, VB 0, यहां पे वेलोसिटी क्या लिखा, VB, ठीक। पूरा फ्यूल बर्न हो चुका, शुरू में m नॉट, पूरा फ्यूल बर्न हो चुका, उस मास को क्या लिखा था हमने, रेसिडुअल मास लिखा था पीछे mr, तो m नॉट से यहां लिमिट क्या रखेंगे, mr, ठीक। और ये 0 से जो भी टाइम रहेगा, तो यहां पे हमारा अच्छा, बर्न आउट स्पीड की केस में पता है क्या होता है, रॉकेट की स्पीड मैक्सिमम हो चुकी है, तो रॉकेट की स्पीड, अच्छा यहां पे एक बात एक और देख लो, इफ ग्रेविटी नेग्लेक्टेड, इफ ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं, समझना जरा बात को, अगर इस फॉर्मूले में जब तक कहां नहीं जाए तब तक नहीं, ऊपर वाले में ग्रेविटी को अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो जीटी को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो माइनस यू होगा लॉग m बाई m नॉट, ये ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करेंगे। ये है किसी टाइम t पे स्पीड, वेलोसिटी किसी टाइम t पे। अब मैं बोल रहा हूं बर्न आउट स्पीड, जब सारा फ्यूल बर्न हो चुका है, जब सारा फ्यूल बर्न हो चुका है तो रॉकेट सबसे हल्का होगा, तो रॉकेट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, उस केस में ये बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा होगा, तो ये तो नेग्लेक्ट करेंगे ही करेंगे, तो उस केस में इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो मेरा फिर फॉर्मूला बर्न आउट स्पीड के लिए क्या बनेगा, जरा ध्यान देना, u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल तो u ही रहेगी जिससे फ्यूल बर्न निकल रहा है, इसमें तो चेंज नहीं आएगा। बर्न आउट स्पीड में क्या चेंज आएगा, लॉग m बाय m नॉट, तो m नॉट जो है इनिशियल मास तो m नॉट ही बना रहेगा, ये m मास कब है, t टाइम पे, m यहां पे क्या हो जाएगा, mr रेसिडुअल मास, क्योंकि पूरा फ्यूल बर्न हो चुका है, यहां पे चूंकि t की है, t टाइम पे जब पूरा बर्न हो चुका तो यहां क्या आएगा, mr, तो m के जगह पे क्या आ जाएगा, mr, तो उस केस का फॉर्मूला होगा ये। समझ में आया, इतना तक बताओ, क्लियर है, इतना लिख लोगे तो बताओ, फिर एक आध लाइन लिखाऊंगा, फिर आगे आपका क्वेश्चन करेंगे। लिख लिए वो, अच्छा लिख रहा, लिख लो, केवल पता चली गया। बर्न आउट की डेफिनेशन लिख लो, बर्न आउट स्पीड लिखो, बर्न आउट स्पीड लिखना, इट इज द स्पीड ऑफ रॉकेट, इट इज द स्पीड ऑफ रॉकेट व्हेन कंप्लीट फ्यूल, इट इज द स्पीड ऑफ रॉकेट व्हेन कंप्लीट फ्यूल इज बर्न, when complete fuel is burned, ठीक है, complete fuel is burned, it is the maximum speed, it is the maximum speed, it is the maximum speed of the rocket, it is the maximum speed of the rocket। अब देखो ये सब फॉर्मूला कैसे आया वो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में क्या है कि आपका ध्यान भी रखना होगा फॉर्मूला क्या है, एग्जाम में नहीं है कि बैठ के हम डिराइव करें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन लिख लो, फिर ट्राई करना भी। एक क्वेश्चन लिखो,
लिखो देखो, ए 5000 kg मास, ए 5000 kg मास, क्वेश्चन लिख लो सब इसी पे बेस्ड। ए 5000 kg मास rocket is set for vertical firing, ऊपर भेजना है, set for vertical firing, ठीक। the exhaust speed is 800 मीटर पर सेकेंड, एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप, 800 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गिव एन इनिशियल upward acceleration of 20 meter per second square, comma, the amount of gas ejected per second, the amount of gas ejected per second, gas ejected निकल रहा है जिस रेट से, amount of gas ejected per second, gas ejected per second to supply the needed thrust, will be, तो जितना थ्रस्ट इस चीज के लिए चाहिए वो देने के लिए किस स्पीड से क्या होना चाहिए, फ्यूल इजेक्ट होना चाहिए पर सेकेंड से। यानी आपसे क्या पूछा गया है, अगर ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन दे देता हूं, पूछा क्या गया जरा बताओ क्वेश्चन का लैंग्वेज देख के। थ्रस्ट पूछा गया या थ्रस्ट के लिए कोई चीज पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 120 मतलब 127.5, 137.5, 187.5, जितना थ्रस्ट चाहिए उसके लिए किस रेट से गैस इजेक्ट होगा पर सेकंड से। इजेक्टेड गैस पर सेकंड क्या लिखे थे हम, किसको लिखे थे, dm/dt को लिखे थे रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस dm/dt। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है dm/dt। बाकी फॉर्मूला हमारे पास है, ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम ले लो, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। ठीक, देखो क्या क्या दिया है, मास ऑफ रॉकेट दिया है 5000 kg, ठीक। ये क्या है, फ्यूल का हमने यू से लिखा था जिससे बाहर निकल रहा है, और क्या है, एक्सेलरेशन दे रखा है, और जी को बोला गया 10 लेने को। रिक्वायर्ड थ्रस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, क्या आया था, um dm/dt प्लस mg, या मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस से तो माइनस mg, यही था। या तो पूरा लिखो या मल्टीप्लाई, जैसे भी करना है। हमको इसमें से क्या निकालना है, dm/dt पूछा गया ना, क्या बोला, क्यों माइनस जी होगा बालक, एफ लिख रहे हो ना, एफ लिख रहे हो, तुम ए का फॉर्मूला यूज किया, डायरेक्ट ए भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ए भी लिख सकते हो। ए का फॉर्मूला अगर मैंने ए नहीं लिखा, मैंने एफ लिखा, तो ये लिखेंगे, ठीक है ना। ए भी तुम यूज कर सकते हो। अगर एफ लिखोगे तो क्या करोगे पता है, एफ लिखोगे नेट फोर्स क्या होता है, एमए, तो यहाँ पे एमए कर दोगे, एम कैंसिल हो जाएगा, एक ही बात है। या फिर तुम डायरेक्ट ए का यूज कर लो, तुमको जो ध्यान रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो तुम सीधा एमए यूज कर लो, या फिर नहीं तो तुम एफ इक्वल टू एमए, दोनों में जैसे इस बात को समझो, जो तुमको ठीक लगे, ठीक है। dm/dt माइनस mg, या फिर तुम जैसे यूज करो, ये भी हो सकता है, वो भी होगा। तो F इक्वल टू एमए, या फिर ये यही आया था ना, माइनस u/m dm/dt माइनस mg। अब सिंपल हमको क्या निकालना है, dm/dt निकालना है। एक काम करें, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, ma प्लस mg, यानी u/m, आप डायरेक्ट a का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, u/m dm/dt, ये यहां है, उसको इधर ले जाओगे, ma प्लस mg माइनस, या dm/dt क्या हो जाएगा, m कॉमन ले लो इसको, a प्लस जी बाय, उधर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, u,
ऊपर क्या हो जाएगा आपका m और u। फॉर्मूला ठीक है, ठीक लिखा गया है। फॉर्मूला आपका क्या था, माइनस u बाय m नहीं था, u था ना, सॉरी a का था ना, तुम लोग भी सोए हो एक बार, ठीक है u था, ये था u dm बाई dt। तो u dm बाई dt था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा u बाय m dm बाई dt। इधर क्या हो गया ma प्लस mg, तो ये तुम्हारा u है ना, तो सिंपली क्या हो जाएगा ma, नीचे क्या आ जाएगा u, ठीक है, और माइनस, ठीक। आप जैसे करो, या फिर सीधा आप a यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको जो भी याद है, जो भी यूज करना है आप कर सकते हो। तो ये हम बोल सकते हैं। अब सारी वैल्यू तो गिवन है ना, अब सारी वैल्यू गिवन है। m कितना है 5000, a कितना है 20, g कितना है 10 और u कितना है 800। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट a लिखो, आपको जो ध्यान रहता है। ये गया, ये गया, ये गया, 2 0 2 0 कैंसिल। ये 50 20 10 क्या होगा 30 30 50 क्या होगा 1500। 20 10 30 30 50 1500 बटे 8। कैंसिल कराओगे किससे जाएगा, 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 बिल्कुल जाएगा, लास्ट में 2 0 है ना, 4 3 12 3 कितना हो जाएगा 375। तो 375 बाई 2 करोगे कितना हो जाएगा 18, बिल्कुल 18 दूना 36, 187 और क्या हो जाएगा 0.5। dm बाई dt निकला ना kg पर सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा ये। तो बालक ठीक बोला है, गुड। तो बात समझ में आया। या फिर आप सीधा a इक्वल टू यूज कर लो, ठीक है ना, आपको जो सोल्यूट पड़े। तो इतना तक क्लियर है। तो आज रॉकेट प्रोपल्शन की कहानी पूरा कर दिया। तो आज का लेक्चर यहां रहने देते हैं। कल जो बताऊंगा, कल आपको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सूडो फोर्स हम इंक्लाइन प्लेन में देखेंगे, फिर लिफ्ट वगैरह का केस देखेंगे और उसके बाद फिर वेज कंस्ट्रेंट का टॉपिक आएगा। तो कल सूडो फोर्स के बारे में ही बात होगी। तो ठीक है, ध्यान दिया जाए।